गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज एनटीपीसी की अगली क्लास 23वीं क्लास है। उस दिन चल नहीं पाई थी ये क्लास आपको, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। सर्वर आज समय नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू फिर से करेंगे दोबारा। जो फ्राइडे को क्लास थी वो क्लास सही सुचारू रूप से चल नहीं सक पाई थी, इसीलिए वही क्लास आज हम लोग दोबारा करेंगे। ठीक है, पूरा फिर से क्लास करते हैं। और जो लोग बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं वो उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं। कुछ नए नए टॉपिक, नए नए तरीके के सवाल अब आपको मिल रहे हैं। अच्छे लेवल के भी सवाल मिल रहे हैं जो आपको देख रहे होंगे। कैलकुलेशन आज भी हमारे कलेक्शन में कुछ अच्छे सवाल हैं जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल के साथ। बेहतरीन सवाल है, आप लोग अच्छे सवालों का कलेक्शन ला रहे हैं और आप मेहनत करिए, अच्छी से मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि ये जो जिस लेवल का हम लोग आपको बता रहे हैं वो आपको कोई भी परीक्षा होगा, ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से है। क्वेश्चन का लेवल आपको 0 से लेकर हीरो तक, जो हमने हमारा एक थंबनेल भी है 0 से लेकर हीरो तक, उस लेवल तक के सवाल आपको मिल रहे हैं। आसान सवाल भी मिल रहे हैं, टिपिकल सवाल भी आ रहे हैं जिनका डाटा अच्छा दिया गया है, लैंग्वेज अच्छी दी गई है, बड़ी लैंग्वेज दी गई है। उन सारे सवालों का कनेक्ट जो है कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक्सरसाइज कराया जाए। इसका रीज़न भी है कि जब जितना ज़्यादा आप सवाल फेस करेंगे, जितना ज़्यादा सवाल आप लगाएंगे, उतना ज़्यादा अनुभव आएगा, उतना ज़्यादा आपको अनुभव आएगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा जल्दी से जल्दी समय में आप सवाल को बना सकते हो। यही हमारा कंटेंट रहा है। और थोड़ा सा आप लोग इस वाली क्लास को, मॉर्निंग वाली क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इवनिंग क्लास में थोड़ा सा आप लोग लेट आते हो। मैं बराबर देखता हूँ, बराबर आप लेट आते हो। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, टाइमिंग का इशूज है, तो वो आप बताइए। मैं क्लास को और ऊपर कर दूंगा या और नीचे भी कर सकता हूँ, टाइमिंग का कोई अगर इशू है तो। लेकिन प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि एक टाइम में सारे बच्चे जो भी जुड़ने चाहते हैं, जो भी क्लास को करना है, जिनको इंटरेस्ट है, पढ़ना है, क्योंकि जोश बहुत ज़रूरी होता है और वो जोश क्षणिक नहीं होना चाहिए। वो जोश आपको कंटिन्यू, एक दिन के जोश से किसी भी एग्ज़ाम को बीट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें सालों साल, 2-2 साल तक लगातार उसी एनर्जी के साथ बराबर काम करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है या किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें वही है, आपको हम बताते हैं। इसलिए आप लोग को कोई इशू है तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे ग्रुप के माध्यम से भी बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो राय है वो परफेक्ट है। 7 बजे क्लास जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि 8 बजे आपको पॉलिटी की भी क्लास मिलती है, तो इसलिए परफेक्ट है। 2 घंटे आप अच्छे से दे सकते हो, 7 से 8, 8 से 9। आप 2 घंटे के बाद आप अपना जो भी करना है, जो भी कार्यक्रम कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इस शाम का जो पढ़ाई का कोटा है वो 2 घंटे आपके लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद आपको मॉर्निंग में ज्योग्राफी की क्लास मिलती है। आप लोग को इतनी क्लासें प्रोवाइड की जा रही है कि आप लोग को कुछ और सोचना नहीं है, सिर्फ अपना काम करना है, स्टडी पढ़ना है, और कोई अगर आपका अलग फैमिली कोई काम है वो करना है, खाना पीना अपना करना है। तो 24 घंटे में हम आपको 5 घंटे आपको क्लास दे रहे हैं, और 5 घंटे अगर आपको अलग अलग टॉपिक से दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, आप पूरे एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपरली आप किसी एक एग्ज़ाम को आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, पॉलिटी जीएस में हो गया, मैथ का मेरा हो रहा है, हिंदी लैंग्वेज पे जा रही है। ठीक है, आपको एक मैथ का मैं प्रैक्टिस सेशन भी करा रहा हूँ शाम को। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, अच्छी चीज़ें हैं। आप कंटिन्यू एक मेहनत के साथ जुड़े रहिए, और वो जो कहते हैं ना कि जोश, जो आपका जोश है वो हमेशा के लिए एक समान रहे। ऐसा ना हो आज बहुत जोश में हो, कल का ठंडे पड़ गए, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए सवाल करते हैं। आज के सवाल हम पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु कह रहा है
का 3/7 भाग, मेरे चाचा चचेरे भाई की आयु का 4/5 भाग आपस में बराबर हैं। 3 साल पहले मेरी आयु और अब 10 साल बाद की आयु बराबर थी, तो मेरी आयु क्या होगी। ठीक है ना। इस सवाल को आप रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। मेरी वर्तमान आयु कह रहा है 7 का 3 हो गई, पहले 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 7 थी, 3 हो गई। बाद में कह रहा मेरे चाचा जी की क्या हो गई, मेरे चाचा की 4 थी, 5 थी, 4 हो गई। क्या हो गई, 4 हो गई। और ये दोनों उम्र आपस में कह रहा है बराबर है। हम इसके दोनों बराबर कर लेते हैं, इसको 4 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो 7 चौक 28, रेशियो 12 हो जाएगी। और ये हो जाएगा 5 चौक 5 15, रेशियो 12 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि पहले 28 थी मेरी उम्र, वो अगर 3/7 हो जाएगी तो 12 हो जाएगी। और मेरी जो उम्र यानी मेरे चाचेरे भाई की जो उम्र पहले 15 रही होगी, अब उसका 4/5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगी। ये दोनों उम्र बराबर है। इसका मतलब दोनों की करंट में रेशियो यही बनेगा, मेरे और मेरे चाचा जी के चचेरे भाई की, मेरी और चचेरे भाई की करंट में उम्र का रेशियो यही तो होगा। अब क्या कह रहा है, 3 साल पहले मेरी आयु अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर है। कह रहा है इसकी देखिए डिफरेंस, देखिए इसकी 3 साल पहले और इसकी 10 साल के बाद, दोनों में इसकी 3 साल और इसके 10 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 साल। क्या दोनों में उम्र में 13 साल का डिफरेंस है। इसकी 3 साल पहले की उम्र और इसकी 10 साल बाद की उम्र में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 13 का। 13 का आएगा ना, क्या इनमें 13 का है, फिर बराबर हो जाएगी। इसकी 3 साल पहले की उम्र और इसके 10 साल बाद की उम्र आपस में फिर बराबर हो जाएगी। डिफरेंस 13 साल का है। अगर इन दोनों में डिफरेंस 13 साल का है तो इसका मतलब मेरी उम्र यही होगी और मेरे चचेरे भाई की भी उम्र यही होगी। और यहाँ भी डिफरेंस 13 का, यहाँ भी 13 का, जिसका मतलब मेरी उम्र 28 साल होगी और मेरे चचेरे भाई की 15 साल होगी। पूछा किससे सवाल का है, मेरी उम्र पूछ रहा है, इसलिए 28 साल होगी। ठीक है ना, यही इसका उत्तर हो गया। यहाँ देखिए क्या, अगर देखिए यहाँ से कहने का मतलब, और ऐसे भी समझ सकते हो, 3 साल पहले 25 का साल, 10 साल बाद ये कितना का होगा, 25 का होगा। दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों आपस में बराबर है ना, तो इसका मतलब इसकी 28 थी, इसकी अगर बराबर नहीं होती तो किसी रेशियो से फिर गुणा कराना पड़ता। जैसे डिफरेंस यहाँ मान लीजिए 13 का, यहाँ डिफरेंस 26 का आ गया हो तो 2 से गुणा करा देते। बस समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला बना दीजिए, अगला बनाइए फटाक से। अच्छे सवालों का कलेक्शन दिया गया है। ठीक है ना, बेहतरीन डाटा का सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, बड़ा सा सवाल खाली सिर्फ दिया है, कुछ है नहीं इसमें, आसानी से सवाल बना सकते हैं। वर्ष में वेतन दिया गया है, बोनस सवाल में पूछ रहा है, एक और कुल व्यय में और 3 वर्ष के कुल व्यय का कितना % है। एक वर्ष एक में कुल व्यय कितना हुआ है, तो जोड़ लेंगे तीनों, 200 और 300 हो जाएगा। 2003 में कुल व्यय कितना है, 600। इसका ये कितना % हो जाएगा, 50%, हाफ है ना, हाफ है ना। ये जो है इसका कितना % है, हाफ है। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50%। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, क्लियर होगा। ज़्यादा समय नहीं लेना है, इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या करना है। अगला बनाइए, अगला बना दीजिए फटाफट। आज गर्मी बहुत है, ठीक है ना, बहुत गर्मी है। इस गर्मी में आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। चलिए बेहतरीन सवाल है ये भी सवाल। प्रत्यय ने एक कप के एक सेट 195 रुपये में ख़रीदा, लेकिन बाद में पुराना होने के कारण उसे 171 रुपये 60 पैसे में बेच दिया, तो उसका हानि % 195 वाला सामान, यानी ये इसकी CP है। SP कितनी है,
171.6, इसका रेशियो बना लेंगे। 171.6 रेशियो बना लेंगे। 15 से कट जाएगा, 15 के 15, 15 3 45, इससे काटेंगे 15 1 के 15, 2 बचा, 15 1 15, कितना बचा? 5 नहीं कटेगा, 15 से नहीं कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 8 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 5 15, 2 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है ना? क्या 13 से कट जाएगा? 13 से कट सकता है। 13 पंचे 65, 13 चौको 52, ठीक है ना? 13 चौको 52 कट गया, ठीक है ना? यानी 5 का सामान 4.4 में बेच रहा है, कितने का पॉइंट लॉस हो रहा है? 0.6 का, किस पर? 5 पर, इंटू 100, 1 पॉइंट से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट का लॉस होगा? 12% का होगा। कितने का होगा? 12% का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। किसी भी दिक्कत? चलिए अगला बनाइए। बेहतरीन सवाल है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले इस काम को 18.5 दिन में 7-5 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। जाने नहीं देंगे ए को भाई। ए और बी इस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं, ठीक। ए अकेले कितने दिन में करता है? 18.75 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/2 ना, 75/4 सॉरी 75/4 हो जाएगी, ठीक है ना? इसका एलसीएम 75 हो जाएगा, इसकी कार्यक्षमता 5 आ जाएगी, इसकी कार्यक्षमता 4 आ जाएगी, तो बी की अकेले की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना? चलिए, यानी ए बी कितना मिल गया, सबकी अलग अलग कैपेसिटी आ गई। अब यहाँ से सवाल कह रहा है लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। ये काम समाप्त होने के 12.5 दिन पहले छोड़ा है, इसको जाने नहीं देते, इसको रोकते हैं। रोकेंगे तो इसके हिस्से का काम देना पड़ेगा। 12.5 दिन में कितना काम कर देगा? 50 काम, 50 काम और कर देगा ये। इसको अगर रोकेंगे, जाने नहीं देंगे तो रोकेंगे तो 50 काम और टोटल काम हो जाएगा। अब कोई छोड़कर नहीं जाएगा। अब जब तक चलेगा सारे काम चलेंगे। एक दिन में कितना काम हो करता है दोनों मिलकर? 5 काम करते हैं। अब कितना करना है? 125 काम करना है। कितना करना है? 125। 5 दिन, एक दिन में 5 काम होगा तो कितना करना है? 25 दिन लगेगा। अगर ये काम नहीं छोड़ें, यानी सारा काम, यानी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? तो 25 दिन में कंप्लीट हुआ है। 25 दिन में हमसे पूरा काम पूछा, क्या पूछा? सवाल देखते हैं। काम पूरा नहीं पूछा। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया है? तो टोटल काम 25 दिन में हुआ है। और ए ने जो कह रहा है 12.5 दिन पहले छोड़ दिया। ए तो काम समाप्त होने के 12.5 दिन पहले छोड़ दिया है। इसका मतलब 25 दिन में 12.5 दिन बी ने अकेले किया है, तो साथ में कितना किया है? 12.5 दिन घटा देंगे इसमें, तो आ जाएगा 12.5 दिन। यानी दोनों ने 12.5 दिन तक साथ में काम किया। दोनों ने मिलकर 12.5 दिन में काम साथ में किया। और वहीं से जोड़ी क्या होगी? टूट गई। वहीं से जोड़ी टूट गई, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। वहीं से जोड़ी टूट गई। 12.5 दिन में दोनों साथ किए, जोड़ी टूट गई। इसी वजह से टोटल काम कितने दिन में हो गया? 25 दिन में कंप्लीट हुआ, क्योंकि 12.5 दिन जो बचा हुआ था उस बी ने अकेले उस काम को किया है। यानी ये भी कह सकते हैं कि 12.5 दिन ए और बी ने साथ में किया है, और 12.5 दिन जो बचा हुआ काम था उसको बी ने अकेले किया है, ठीक है ना? हमसे टोटल काम पूछा होता तो इसका उत्तर 25 दिन होता। अगर ये पूछा होता कि ए ने कितने दिन तक, ए और बी ने कितने दिन तक, और यहाँ ये भी कह सकता है ए ने कितने दिन तक किया था, तो तब भी इसका उत्तर 12.5 दिन आता। क्योंकि भाई ए तो किया है, छोड़ा है 12.5 दिन बाद, तो बी भी उसी टाइम कर रहा था। इसीलिए ए और बी
12.5 दिन में साथ में किए थे, ए भी साथ में 12 दिन किया था, लेकिन बी का पूछा होता तो 25 दिन उत्तर आता। चलिए अगला बनाइए फटाक से, आसान सवाल है। पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, गुणा पहले भाग होगा 7 बार जाएगा, 9 7 63 गुणा होगा 3 से, 7 3 21, 21 में इसमें घट जाएगा, कितना आ जाएगा 31, 31 66 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा 31 66 घटा देंगे तो 35, 35 इसमें घटा देंगे 11, 11 को 77 में भाग देंगे 7 आएगा, 11 से 77 में भाग देंगे क्या आएगा 7 आएगा। ख़त्म सवाल। चलिए अगला बनाइए, बेहतरीन सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। व्यय की खर्च जगह 1 2 3 4 है, 30%, 20%, 10%, 25%, 15%। कह रहा है यदि 850 रुपये 3 पद में खर्च हुआ हो, तीसरे पद में कितना खर्च हुआ हो 850 रुपये, तो हमसे पूछ रहा है 10% खर्च हुआ ना, यानी 10% की वैल्यू 350 है, कितनी है 850, सॉरी 350 नहीं 850, 10% की वैल्यू 850 है। हमसे पूछ कितना रहा है 2 और 5 का, 2 और 5 का, यानी 35% की वैल्यू पूछ रहा है, 35% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 2 से यहाँ से कटा दो 5, 2 से काटेंगे 4 2 5, ठीक। 5% की वैल्यू 425 है, 35% की वैल्यू मतलब 7 गुना है इसका 7 गुना क्या हो जाएगा 7 चौक 2800 से ज़्यादा उत्तर आएगा 2800। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 7 गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 चौक 28 1 29, ठीक है। गुणा उड़ाव नहीं कराना चाहिए, ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए, फटाक से देख लेना चाहिए। इसका मान ऐसे भी देख लेते हैं, इसका 3 गुना से मान ज़्यादा है, 2400 से ज़्यादा मान है, एक ही ऑप्शन बनाया, बाकी तो सब 1-1000 के आसपास बनाया है। गुणा भाग थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए अगला बना दीजिए फटाक से, LCM बताना है, LCM लासा बताना आपको, LCM बताना है। LCM बताने के लिए कुछ नहीं करना, हमने आपको बताया था 112, 72 और 90 में आपको LCM लेना है। 112 सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 112, क्या 112 से 90 कटेगा, 90 से कटेगा नहीं कटेगा। दोनों में देखते कॉमन क्या दिख रहा है, क्या ये 9 से कट जाएगा, क्या 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 से तो नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, और किससे कट सकता है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई 15 16, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, दोनों में दो ही कॉमन दिख रहा है क्या, क्योंकि इसको 2 से काटेंगे 5 6 जाएगा, 4 से कट सकता है, 4 से कट जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 से कटेगा 45, ठीक है ना। इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है 8 7 56, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 का, ठीक है ना। तो इसमें हम करेंगे 45 से गुणा, 6 9 8 7 56, 56 नहीं, कहीं प्रॉब्लम दिख रही है क्या, सही कह रहे हो, 2 ही कॉमन दिख रहा है ना, तो इसमें 45 से ही गुणा कराएंगे, ठीक है ना। अब इसमें 72 है, ये 72 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा क्या, 8 1 के 8, 8 चौक 32, ठीक, यही इसका लासा हो गया, यही इसका लासा हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें ये संख्या जो गुणनफल आएगी वो 72 से कट जाएगी। कैसे जाना जानते हो, क्योंकि इसमें 9 है, 72 किससे कट सकता है 8 गुणे 9 से ना, इसमें 9 है इसमें 8 है, तो ये 8 से कट जाएगा, 9 से 72 से भी कट जाएगा, तो इसका मान ये आ जाएगा 4500 और प्लस 45 दूना 90,
540 यानी 50-40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जानते हो? इसको तोड़ दिया हमने, इसको 100 और प्लस 12 से गुणा कराया। 100 से कराया 4500, 12 से कराया तो 540, जोड़ दिया एक 5040। 5040 मतलब पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही। क्लियर हुआ? चलिए अगला बना दीजिए। कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या होगी? आपको बताया गया है कि औसत चाल बराबर क्या होता है इसमें? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? इसको जोड़ लेंगे हम, 34 हो जाएगी। कुल समय कितना हो जाएगा? 6 सेकंड, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में ही साल समय दिया गया है, तो ये भी देखिए 6×36 नहीं ज़्यादा जाएगा, 5×6 = 30, दशमलव बढ़ा 40, 6×36 6×36 मतलब वही 5.66 के बार बार आएगा तो 6-7 भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? फर्स्ट। कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए 5.67 भी दिया गया है, बी ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन सब में देखिए सेकंड दिया गया है, इसमें मीटर दिया गया है, इसमें मीटर प्लस माइनस सेकंड में दिया गया है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। डाटा 3 में दिया है। अगला देखिए, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का प्रॉफिट होता। 25% प्रॉफिट होने के लिए उसे कितने में बेचे? 25% लाभ कमाने के लिए वगैरह उसे कितने में बेचे? कुछ करना नहीं है भाई, सीधा आपको कास्ट प्राइस निकालो, कास्ट नहीं सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालो। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? कितने के बराबर है भाई? भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 56 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है? 56 रुपये के बराबर है। तो 56 रुपये के बराबर है, इसका मतलब साफ हो गया कि डिफरेंस कितने का आएगा इसमें? 35% की। 35% की वैल्यू कितना दिया गया है? 56 दिया गया है। 7 से काट देना, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। आपको कितना निकालना है? 125% की वैल्यू निकालनी। कितनी निकालनी भाई? 125% की, 25% प्रॉफिट के साथ ना। तो 100 निकालेंगे तो SP आएगी, CP आएगी। आपको SP निकालना है। SP कितनी हो जाएगी? 125%। इसका क्या गुना है? ये 25 गुना है। कितना गुना है? 25 गुना है। तो यहाँ भी 25 गुना कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितना हो जाएगा? 200 रुपये। यानी उसका कास्ट प्राइस कितना आएगा? 200। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 200 रुपये। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट बना देते हैं। एक पाइप के कुंड को 7.8 सेकंड में घंटे में भर सकती है, जबकि दूसरा पाइप इसे कुंड को कह रहा है पूरा भरने में 19.5 घंटे में खाली कर लेता है। कह रहा है कुंड की आधा भरा हो, कुंड क्या भरा हो? आधा भरा हो, खाली हो, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा? एक नल है जो भरता कितने में? 7.8 सेकंड में, घंटे में। दूसरा नल इसे खाली करता है कितने सेकंड में? कितने घंटे में? 9.5। ठीक है ना। अब इसका ले लेंगे LCM, ठीक है ना। LCM मतलब हो जाएगा कितना जाएगा? 13 सेकंड जा रहा है। 13 × 78, 13 के 13, 13 × 5 = 65, 15 × 6 = 90, 9, ठीक है ना। नहीं अभी 3 से और कट जाएगा ना। 2 × 5, 5 × 10, 30, 30 × 13 आती है 39। इसका LCM कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? LCM कितना हो जाएगा? 39। 390 होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी कैपेसिटी कितनी? 7 × 5 = 35, 5 टाइम आएगी। इसकी कितना आ जाएगी? 19 × 2 = 38, 2 टाइम्स आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर खाली कर देता है। ये 5 लीटर भरता है, ये 2 लीटर खाली कर देता है। इसका मतलब टंकी में जाता कितना है? 3 लीटर। कितना जाता है? 3 लीटर। जाना कितना है? 39। 39 भरने में कितना समय लगेगा? 43/3, 13 घंटे में। बात को यहाँ से ध्यान देना है, लेकिन
13 घंटे हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टंकी को हमें पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है, क्योंकि आधा पहले से भरी है। तो आधा पूरा भरने में 13 घंटे, तो आधा भरने में कितना देर लगेगा? 13/2 घंटे लगेगा। 13/2 घंटे का मतलब 6.5 घंटे या फिर 6.5 घंटे भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही। बात समझ में आ गई? चलिए अगला बोलिए। अच्छा सवाल है, इसमें क्या करना है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? पदों का योग 3 का गुणज हो, ठीक है ना। पदों का योग 3 का क्या हो? गुणज हो। अब यहाँ पे देखते हैं तो 8, इसके पदों का योग कितना है? 8, 2 10, 3 13 प्लस x, ठीक है ना। 13 प्लस x, 13 प्लस x, 3 से डिवाइड होने वाला पदों का योग होना चाहिए। ये 15 से डिवाइड भी हो जाएगा, 18 को भी डिवाइड कर देगा, 21 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ 15 लाने के लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है? 15 अगर आएगा तो x की वैल्यू 2 होगी। यहाँ अगर 18 लाना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर आपको 21 लाना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका x की वैल्यू क्या था? 30। सब उत्तर सही। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन में क्या दिया गया देख लेते हैं। ऑप्शन में 2 दिया। सबसे पहली प्राथमिकता 2 देंगे, तो 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो 2 दिया नहीं, 5 दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। 8 दिया नहीं, वो भी सही था। इसीलिए तो ऑप्शन बनाने वाला इस बात को ध्यान में रखेगा कि 5 भी उसका उत्तर सही हो सकता है, 2 भी उत्तर सही हो सकता है और 8 भी सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है ये एक 8, ये नंबर दिया गया है। इस नंबर को कह रहा है x-3 से डिवाइड करने पर शेष 31 बचता है। और जब ये नंबर दिया गया है तो इसको x-3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 24 आता है। कह रहा है आपको a प्लस b का मान बताना है, मतलब इसमें a है उसमें b है। क्या वैल्यू रखी जाए कि a प्लस b की वैल्यू बतानी है? चलिए बताइए। बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों पे कुछ नहीं करना है भाई मेरे, ध्यान समझना है, ध्यान से सीखिए। इसको सवालों में कुछ नहीं करना है। हम x इक्वल टू बराबर क्या मान लेते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है x माइनस किससे डिवाइड कर रहा है? x-3 से डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका रिमाइंडर 0 आता होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जहाँ जहाँ x हो उसकी वैल्यू 3 रख दो, ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहाँ रख रहे हैं। 2x² दिया गया है, x का मान 3, 3 3 का 9, 18 हो गया, 9 दूनी 18 प्लस a का मान तो वही रहेगा, a प्लस अब गुणा है ना 3 हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a गुणे 3 बराबर 3 हो जाएगा ना, 3a और प्लस b, ठीक। इक्वल टू कितना दिया गया? इसकी शेषफल 31, पहला समीकरण। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 3a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 18 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 23 13, ठीक, क्लियर। आप देखिए दोबारा x की वैल्यू जब रखेंगे इसमें तो क्या आएगा? x² मतलब कितना हो जाएगा? ये समीकरण मान लेते हैं एक। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? x² का मतलब 3 3 का 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल टू कितना आया है? 24, ठीक है ना। 3b प्लस a इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? 15 के। कितना हो जाएगा? 15 के। अब दोनों का समीकरण बन गया है। a और b की आपकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे किसी एक में मल्टीपल करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए। अगर इसमें करने चाहते हैं इसमें तो हो जाएगा 3a, इसमें हम 3 से गुणा करा दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 हो जाएगा प्लस 9 भी हो जाएगा बराबर 15 3 45 हो जाएगा, ठीक। घटाने पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बचा 8b बराबर ये इसके साथ घटेगा तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। b इक्वल टू बराबर 4 आ जाएगा। b इक्वल टू बराबर 4 आ जाएगा तो a इक्वल टू बराबर आ जाएगा।
b का मान 4 है, 4 इसमें घटेगा 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू क्या है 4 है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फर्स्ट। अरे भाई इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो 3 को 4 से जोड़ देंगे तो 7 ही तो आएगा, प्लस में 7 आएगा, माइनस में 7 नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कराए घन की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/4 3/5 भाग है, सॉरी। ठीक है ना। हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो घन है उसकी भुजा जो है वो a है, क्या है a है, ठीक है। और वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा जो है वो हम मान लेते हैं क्या है b है। ठीक, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं है। चलिए देखिए, कराए घन के कोर कितनी होती 12 होती है, तो इसका मतलब उसकी भुजा का योग कितना हो जाएगा 12a। ये बराबर होगा किसके b के परिमाप, ठीक है ना। इसका परिमाप क्या होगा 4ab हो जाएगा परिमाप। भाई वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, भुजा b है, तो ये इस किसके बराबर है 3/5 भाग के बराबर है। क्लियर हुआ। 3 चौक 12 से 12 कैंसिल हो गया, a = बराबर b/5 के। कोई दिक्कत यहाँ भी स्टूडेंट को। a के सापेक्ष में आप b को रख सकते हैं, b/4 को रख सकते हैं। अब हमारे लिए क्या पूछ रहा है, उनका क्षेत्रफल, उनके घन का आयतन और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो घन का आयतन a³ हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल b² हो जाएगा नहीं। आज भुजा का क्यूब और यहाँ भी भुजा का स्क्वायर, इसके सापेक्ष में हम इसको रख सकते हैं, तो ये b/5 की पावर 3 हो जाएगा, a बराबर b²। ठीक है ना। इसको खोलेंगे तो b³ 3/125 हो जाएगा और इसकी b² हो जाएगा, स्क्वायर से क्यूब कटेगा, b = बराबर 125 आ जाएगा। यानी वर्ग की भुजा क्या है, यानी इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा क्या है, वर्ग की भुजा, सॉरी वर्ग की भुजा 125 है। परिमाप पूछ रहा है ना इसका, है वर्ग का परिमाप निकालने के लिए इसको 4 टाइम से गुणा करा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 500। ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए फिर अगला सवाल, sec θ + tan θ बराबर 12.5 हो तो sec θ - tan θ का मान बताना है। आसान सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल, आसान सवाल, फार्मूला बेस्ड सवाल है। ये बात को समझिए, यहाँ पे फार्मूला बेस्ड सवाल है और फार्मूला बेस्ड से सवाल आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमें आपको फार्मूला बताया है sec² θ - tan² θ बराबर 1 होता है। अब ये लिखा गया, हम लिख सकते हैं sec θ और प्लस tan θ, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं sec θ - tan θ। बिल्कुल, a² - b² वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा भाई मेरे। ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू का मान 12.5 है, इसकी वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, sec θ प्लस माइनस tan θ = 1 होगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 से इसमें भाग दे देंगे, 1 बटा पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 से काट दिया, 2 बार ही गया, 25 बार, 2/25 2/25 की वैल्यू 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ऑप्शन भाई कौन सही होगा, 0.08 ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। किसी भी भाई को, दोस्त को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, उसको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
इसका तो वर्गमूल बताना है, कुछ करना नहीं। यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। सब में यूनिट जिसकी 1 है, इसका मतलब 1 और 9 का होगा, तो यहाँ से तो हमें नहीं लगता सारा सब में दिया है क्या 9। अब ये 2 ब्रेक करके इसके देख लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या है, 10 से 10 ही है ना, यानी 10 मतलब 101 या 109 से होगा, तो ये तो ऑप्शन गया और ये भी गया। 101 109 में से कोई ऑप्शन सही होगा। 105 से चेक कर लेंगे ना, क्योंकि इसका 105 का वर्ग क्या होता है, 105 का वर्ग क्या होता है, 50 25 11 धाम 110, 110 25 से ये क्या है, ज़्यादा है, इसलिए 109 का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अगला बनाइए। बाहर का सवाल है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है और इसको कह रहा है कौन सी वैल्यू इसके सापेक्ष में आएगी। आपको ये पता है यहाँ से कितनी संख्या पे बार, 1 2 3 4 5 6 संख्या पे बार है, कुछ इसके पहले घटने उठने वाला नंबर तो है नहीं। 6 1 9 कितने टाइम्स, 9 9 9 9 9 9, ठीक है ना। ये इसकी कितनी बार आ जाएगा, देखो यहाँ से चेक कर सकते हो, कटेगा तो नहीं, पूरा नियरेस्ट कोई संख्या से कटेगा। सब में देखिए ऑप्शन 1 गुना दिया ना, यानी ये इसका 19 गुना है क्या, 17 गुना है क्या, 21 गुना है क्या, 22 23 गुना है। अब आप चेक करेंगे तो ये इसका 2 बार आ जाएगा ना, दुगुने से ज़्यादा, मतलब 20 बार से ज़्यादा क्या, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ से इसको दुगुना करेंगे 45 दूना 90, मतलब यहाँ 99 है, तो इसकी वैल्यू दुगने से ज़्यादा आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी कि इसकी 23 टाइम जाए। बात समझिए यहाँ से, ठीक है ना, 23 टाइम जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक, क्योंकि बाहर ज़्यादा हो जाएगा ना। 45 गुना 90 94 हो ही रहा था, ज़्यादा तो हो नहीं रहा था। ठीक, चलिए अगला। महिमा को अपनी यात्रा सामान्यतः कह रहा है 12 मिनट देरी से तय करती है। यदि उसकी चाल 45 किलोमीटर के स्थान में 54 किलोमीटर कर दी जाए तो उसके दौरान उसकी दूरी बताना है। ये हमने आपको एक फार्मूला बताया था, इसमें समय का डिफरेंस पता हो तो चाल का डिफरेंस ले लेते हैं। दूरी बराबर होता है एक्स वाई अपान एक्स डिफरेंस वाई इंटू समय, इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो यक्स का मान 45 हो जाएगा, वाई का मान 54 हो जाएगा, बटा डिफरेंस 9 का है, इंटू समय का डिफरेंस 12 मिनट का है। मिनट को घंटे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चाल किलोमीटर घंटे में है, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 9 छंग 54, 5 1 के 5 9 45, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 9 छंग 54 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर, 9 छंग 54 किलोमीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है, 54 किलोमीटर, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल बनाइए। कह रहा है 3 संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों के समुच्चय परास का 19 दिया गया है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए परास का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। 3 संख्याओं का माध्य दिया है, इसका मतलब औसत दिया गया है। योग कितना हो जाएगा, हम तीनों संख्या मान लेते हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं और एक सी मान लेते हैं। तीनों का योग दिया गया है 63। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी स्टूडेंट को दिक्कत है भाई। पहली ए दूसरी ए, हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं 63 के, ठीक। अब इसमें कह रहा है समुच्चय यानी परास दिया गया है। ये सबसे छोटी संख्या अगर मानते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या मानते हैं, तो यही तो ऑर्डर में लिखी गई है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना दिया गया है, 19 दिया गया है, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस ही तो परास होता है। अगर हम इसको देखिए, अब यहीं से मानिए, अगर हम इसको सबसे बड़ी मानते हैं तो ये इससे छोटी, ये सबसे छोटी होगी ना, ये तो होगी, ये सबसे बड़ी है, फिर ये सेकंड वाली है, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, इसको थर्ड मान ले। बात सो समझिएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सबसे छोटी होंगी, यही तो हुआ। ये दोनों, ये सबसे छोटी, इससे बड़ी है, तो ये कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 19 है। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये इससे 14 छोटी है, ये इससे 5 छोटी है। हम अगर इसको यक्स फाइंड कर लें
बात को यहाँ से ध्यान से समझिए। यहाँ अब यहाँ से अगर चाहें तो ऐसे भी लगा दे, ये 19 हो गया डिफरेंस। इसको x फाइंड कर लें तो b की डिफरेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमें नहीं लगता किसी को x प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे कंपेरिजन कर रहे हो ना आप। तो अब यहाँ से देखिए तीनों का योग 63 दिया ही है। 3x प्लस 24 बराबर होगा 63 के। 3x बराबर 24 उधर लेस कर देंगे 39 आ जाएगा। x इक्वल टू बराबर 13 आ जाएगा। 39 ही तो आएगा, ठीक 39 ही आएगा। एक की यानी ये 13 है, सबसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 13 प्लस 19। 13 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 20 10 30 तो 32। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 32। अगर हमसे पूछा जाता तीनों संख्या क्या होगी, a, b और c, तो ये 13 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी और ये 32 हो जाएगी। किसी को दिक्कत है, बड़ी पूछा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है ना। चलिए आगे। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/15 5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आएगा। कह रहा है 13/5 में क्या जोड़ा जाए कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी ये इससे विभाजित हो जाए ना। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या घटा दें कि ये 5 से डिवाइड हो जाए तो तभी तो 1 आएगा। यानी इसका मान अगर 5 आ जाए, इसका मान 5 आ जाए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है तभी होगा जब इसकी वैल्यू 5 आने के लिए इसमें कितना घटाना पड़ेगा, 8। 8/5 अगर इसमें हम जोड़ दें, -8/5 जोड़ दें तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, घटेगी, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब -8/5 सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें देखिए 8/5 जो अगर या तो ये होगी या तो इसका कोई गुणन क्या होगा, गुणज होगा। तो अब देखिए 7/5 ये तो बनाया नहीं, ये भी गलत है। 8/15 ये भी गलत है। अब ये देखिए, अब ये अगर जो भी नंबर होगा वो इसी का गुणज होगा, तो 24 भी बटा 10 हो सकता है, बात समझिए। यहाँ 32 बटा भी 15 हो सकता है, 48 बटा, बात समझ रहे हैं ना, 20 हो सकता है। ऐसे मल्टीपल होता रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, क्लियर हुआ। क्योंकि इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 6 6 48, ठीक है। ये डिवाइड कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 48, 6 5 30, 5/8, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 8 दूनी 16 होगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है। 16/10 होगा, ये 24/15 होगा, ये 32/20 होगा, ठीक है ना। मैं भी गलत किया। वो यहाँ से भी सरल करके देख लिए होते ना, जिसकी वैल्यू 8/5 के रूप में आएगी वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए। कह रहा है 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के साथ के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को कह रहा है बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है, तो उसी तालाब को कह रहा है 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु लगेंगे, ठीक है ना। 4 प्रशिक्षु किसके बराबर है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। 4 प्रशिक्षु विशेषज्ञ की जगह 17 प्रशिक्षु आ सकते हैं ना। यहाँ पे 12 विशेषज्ञ और साथ साथ 9 प्रशिक्षु ले रहा है ना। हम 4 यहीं से देखिए, 4 विशेषज्ञ की जगह हम 17 प्रशिक्षु ले सकते हैं, तो 12 विशेषज्ञ की जगह कितने ले सकते हैं, इसका 3 गुना है ना। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इसकी प्रशिक्षु कितने ले सकते हैं, तो 51 प्रशिक्षु ये हैं और 9 आपके पास पहले से ही है। तो 51 9 कितने हो जाएंगे, 60। 51 9 कितने हो जाएंगे, 60। यानी 60 प्रशिक्षु कितने दिन में, 5 दिन में काम करते हैं, और यही काम 15 दिन में कराना है, तो कितने प्रशिक्षु लगेंगे, कट जाएगा, 20 प्रशिक्षु लगेंगे। कुल 20 प्रशिक्षु लगेंगे, जिसमें आपके पास 4 विशेषज्ञ हैं, और 4 विशेषज्ञ की जगह कितने प्रशिक्षु होते हैं, 17। तो यानी 4 विशेषज्ञ आपके पास सही है, तो 4 विशेषज्ञ की जगह 17 प्रशिक्षु, और आपको टोटल विशेषज्ञ कितना चाहिए, 20। तो कितने कम है, 3।
कितने कम है? 3। यानी आपको 3 प्रशिक्षु और ले लेंगे तो आप क्या करेंगे? 4 विशेषज्ञ और 3 प्रशिक्षु के साथ आप इस काम को 15 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट लग रहा है क्या? तो 20 आया होगा, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी ना। अब आपको ही देखिए 20 कितने लगेंगे? 20 प्रशिक्षु लगेंगे, समझ रहे हैं ना बात? 20 प्रशिक्षु लगेंगे। अब यहाँ से आपको सवाल में बनाना क्या है? 4 विशेषज्ञ बनाना है। तो 4 विशेषज्ञ की जगह क्या करेंगे आप? 4 विशेषज्ञ है ये, 4 विशेषज्ञ की जगह 17 प्रशिक्षु और 3 प्रशिक्षु और हो जाएंगे। 17 3 20 हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए अगला। किसी खाद्यान्न पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 है। एलिजाबेथ ने 17 किलोग्राम कह रहा है, इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया जाए कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 के अनुपात में हो जाता है। एलिजा के बाद में कितना आटा और मिलाया है? कुछ करना नहीं, रेशियो इक्वल कर लो। क्या करना है इसमें? रेशियो इसमें देखिए क्या मिला रहा है? आटा। यहाँ देखिए आटा मिलाया जा रहा है ना, आटा मिला रहा है तो इसका मतलब चीनी क्या होगा? स्थिर होगा। चीनी अगर स्थिर है तो देख लेते हैं यहीं से। पहले चीनी का रेशियो और आटे का रेशियो 17 क्या था? 28 था। बाद में यही रेशियो क्या हो गया? 2:5 हो गया। और जबकि ये चीनी स्थिर है, चीनी का रेशियो इक्वल कर लो तो इसमें 2 से गुणा और इसमें 17 से गुणा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है? आप देखिए इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 34 रेशियो 56 हो जाएगा, और इसमें 17 से गुणा कराएंगे तो 34 रेशियो 85 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए ये चीनी है और ये आटा है। चीनी और आटा का घोल कितना है? 90। यानी पहले उसके पास 90 किलो केजी जो था वो क्या था? अगर आटा मतलब मिक्सचर रहा होगा तो चीनी तो दोनों में सेम है, तो बढ़ा क्या है? आटा, क्योंकि आटा उसने मिलाया भी है। यहाँ रेशियो में आटा कितना बढ़ गया? 56 से 85 हो गया तो कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया। 29 यूनिट बढ़ गया है। जबकि आपको यहाँ बढ़ाया मिलाया कितना है? 27 यूनिट। यानी टोटल 90 यूनिट थी ना, 90 में कितना 90 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया? 27। तो 29 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता लग जाएगा उसमें आटा कितना मिलाया है। 27/90 गुणे और 29 10 बार जाएगा, 9 3 27 गुणा कराएंगे 29 3 87 और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ से 8.7 किलोग्राम उसने क्या किया? इसमें आटा मिलाया है 8.7 किलोग्राम। उसमें उसने कितना आटा मिलाया? 8.7 किलोग्राम। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से दिक्कत हो बताइए। अगला देखिए, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 विद्यार्थियों के औसत माध्य दिया गया 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होंगे जिसने दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। टोटल 40 है। 3 छात्रों का टोटल दिया गया है 38 दिया गया है, जिसमें परीक्षा कितने नंबर के लिए गई थी? 45 अंक की। 45 अंक से कोई स्टूडेंट ज़्यादा नंबर नहीं पा सकता है। तो देख लेते हैं 3 छात्रों का एवरेज दिया गया है, 38 दिया गया है, 40 नहीं है, 38 दिया गया है। इसमें 2 छात्र शामिल हो गए, 2 छात्र शामिल हो गए तो एवरेज कितना हो गया? 40। इसका मतलब एवरेज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? और एवरेज कितना बढ़ गया? 2। कितने लोग में? 5 लोगों में। 2 पंचे 10 बढ़ गया। यानी इसका योग 10 बढ़ गया। 2 छात्र के आने से उसका योग 10 बढ़ गया। पहले 38 थे दोनों, सबके सब 38 थे, लेकिन अब टोटल 40 हो गया। तो बढ़े कितने हैं? 10 बढ़े हैं। तो पहले 38 थे तो 38 दूना कितना हो जाएगा? 76। दोनों का योग कितना रहा होगा? 76। भाई 38 पहले का, 38 दूसरे का, तो 76 हो गया। और 76 में 10 बढ़ गए हैं तो कितना होगा? 86। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2 छात्र शामिल हुए हैं, नए छात्र जो 2 शामिल हुए हैं, उनमें योग कितना रहा होगा? 86 अंक। दोनों का योग 86 अंक था, जिनमें से उसने क्या किया कि कह रहा है दोनों का योग 86
और 2 छात्र हैं, दोनों ने 86 नंबर पाया है। एक सबसे कम पाया, एक ज़्यादा पाया, और अधिकतम आपको पता है कि 45 नंबर से कोई भी कैंडिडेट पा नहीं सकता है। तो अगर पहला कैंडिडेट 45 नंबर पाया होगा तो दूसरा 41 नंबर पाया होगा। तो सबसे कम अधिकतम वो क्या होता है कि 45 नंबर, क्योंकि परीक्षा 45 अंकों की है तो कोई भी कैंडिडेट 45 नंबर से ज़्यादा पा नहीं सकता है। तो अगर एक को हम 45 मान लेते हैं तो दूसरा कितना पाया होगा, 41 अंक, तभी तो दोनों मार के 46 बनेंगे। तो इसका सबसे कम वाला अगर पूछेगा तो 41, ज़्यादा वाला पूछेगा 45। पूछा क्या है, पूछा है उस द्वारा छात्रों के कम से कम अंक पाने वाला क्या होगा, ये ठीक है ना, देख रहे हैं ना ये वाली लाइन, कम वाले छात्र का पूछ रहा है तो इसका उत्तर 41 होगा, ज़्यादा वाला का पूछा होता 45 होता। समझ में आ गया ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, चलिए आगे देखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यदि उनमें से एक संख्या 1.7 हो तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया, एक संख्या दिया गया 1.7, तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें 1.7 से भाग दे दो, पॉइंट से कट जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, अभी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 17 तिया 51, बचा कितना 13, ठीक है ना। 17 तिया 51, 17 8 136, 8 बार जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.38 ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन में देखिए सब में 38 बनाया था, ऑप्शन से भी लगाते थे, भाग देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पता है कि 3 अंकों वाली संख्या में 1 अंकों वाली संख्या से भाग देंगे तो 2 अंकों वाली संख्या आएगी, दशमलव वाली संख्या आएगी, और 2 अंकों वाली दशमलव वाली संख्या एक ही थी, क्योंकि ऑप्शन सब में 3.8 बनाया था ना, 38 के सापेक्ष में। चलिए अगला बनाइए फटाक से। बॉड मास पहले हल होगा, ये हल होगा पहले। सबसे पहले भाग होगा 5 बार, 5 के 5 छक 30, 30 में 40 घटेगा 10 आएगा, 10 को आप 36 में घटाएंगे 16 आएगा, 16 को 61 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, 45 को 140 में भाग देंगे, 45 कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 12 पंचे 60, 5 छक 30 हो जाएगा, 30 में 40 घटेगा 10 आएगा, 10 में घटेगा तो 26 आएगा, 26 आएगा। 26 में कह रहा है ये 26 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 26 10 घटेगा ना 36 में, 26 आएगा, 26 61 में घटेगा तो कितना आएगा 35 आएगा, 35 को 140 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 दूना 70 और 70 दूना 140, ठीक। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो कि 78% के बराबर है, तो परीक्षा में कितने अंक थे। रेशियो मेथड से बनाओ, ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। 78% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 बार जाएगा, ये 3 और 39 बार जाएगा। 50 वाला नंबर यानी 50 नंबर में उसने कितना नंबर पाया, 39 नंबर पाया, ठीक है ना। तो 50 में से 39 उसने पाया है, यहाँ 50 अगर नंबर में 39 पाया है, यहाँ पाई कितना है 58.5 पाई है, ये इसका कितना गुना है 1.5 गुना है, ये कितना गुना हो जाएगा 75, 15 × 75, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक जीरो में, तो यानी इसका पूर्णांक कितना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अरे भाई इसको भाग देंगे 39 × 39, ठीक है ना। कैरी बचा कितना 19, 5 195, 5 टाइम जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक रेशियो की वैल्यू आ गई 1.5, तो 50 रेशियो की वैल्यू पॉइंट हट जाएगा, 15 × 25 75 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बनाइए। 27 भुजाओं वाली बहुभुज में कितने विकर्णों की संख्या बतानी है। कुछ नहीं, इसका फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है n-1/2 - 1, ठीक है ना। बस जहाँ n का मान कितना दिया 27 × 26/2 × 27, ठीक है ना। 13 टाइम जाएगा
27 गुणे 13 माइनस 27 करेंगे तो 27 कामा ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 13 माइनस 1 यानी 27 गुणे 12, 12 सत्ते 84, इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा ना, इकाई अंक 4 किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, गुणा कराएंगे नहीं, ठीक है ना। यूनिट डिजिट से देख लेंगे क्या अप्रॉक्स उत्तर होने वाला। हाँ, अगर दो दो ऑप्शन दिया होता तब देखना पड़ता। चलिए अगला ग्राफ का सवाल है, तो सब फालतू का सवाल दिया गया, इसमें कुछ पूछा ही नहीं। किस वर्ष में इंजनों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ? जिसकी बिल्डिंग ज़्यादा है, देख रहे हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग इसी की है। और कौन सा साल है? 2015। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, मतलब ठीक है। सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसकी होगी उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ होगा, और सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग किसकी है? 2015 की। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही है, ठीक, आज के लिए इतना ही। आज बेहतरीन सवाल थे, कैलकुलेटिव सवाल थे, लेकिन हम लोग आसान बनाए। क्लियर हुआ? चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करते रहेंगे। क्लियर? आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।